अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? पिछला महीना काफ़ी मसरूफ़ था घर वालों के साथ, तो इस वजह से कोई पॉडकास्ट आ नहीं सकी। लेकिन आज ही मेरा मूड बन गया पॉडकास्ट डालने का, और उसकी वजह ये थी कि आज ही 12 मार्च 2023 को सऊदी अरेबिया ने जो बहुत ही एंटिसिपेटेड जो एयरलाइन थी रिया, जिसके बारे में कहा ये जा रहा था कि जी ये एयरलाइन जो है वो कॉम्पीट करेगी कतर एयरवेज़ को, एमिरेट्स को, और जनाब वाला ये रीजन में सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाएगी, और ये और वो बड़ी सारी बातें थी, और बहुत अरसे से तकरीबन 6 महीने से जो है ना इसके बारे में बातें हो रही थी कि रिया के नाम से एक एयरलाइन आ रही है। अब मैंने सोचा था कि शायद रिया होगा रॉयल इंटरनेशनल एयरलाइंस या फिर रॉयल सऊदी इंटरनेशनल, कुछ इस तरह का होगा, लेकिन टू माय सरप्राइज़ इट्स नेम इज़ रियाद एयर। तो आज की इस पॉडकास्ट में जनाब वाला हम बात करेंगे रियाद एयर के बारे में, और आपसे गुज़ारिश यही है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ये वीडियो रैंक हो और लोगों तक पहुँच सके और उन्हें भी पता चले रियाद एयर आने वाली है। क्यू द इंट्रो। तो जी ऐसा है कि एज़ अ पार्ट ऑफ नेशनलाइज़ेशन एंड डाइवर्सिफाइंग द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया, जो कि यहाँ के सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने बड़े अरसे से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, और उन्होंने एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड बनाया हुआ था, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को बहुत काफ़ी अर्सा पहले अनाउंस किया था कि हम सऊदीया से एक और एयरलाइन का आगाज़ करेंगे, जो कि सऊदीया को तकरीबन 200 से ज़्यादा डेस्टिनेशन से कनेक्ट करेगी। और थोड़ा-सा अगर ब्रॉड वे में देखा जाए, अगर बर्ड आई व्यू लिया जाए, तो सऊदीया में इस वक़्त महवरे जो अटेंशन है टोटली वो रियाद है। तो रियाद से ही एक ये नई एयरलाइन जो है ना वो स्टार्ट हो रही है, एंड इट्स कॉल्ड ऑब्वियसली रियाद एयर। तो रियाद एयर का जनाब वाला सीन ये है कि इट्स अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स डायरेक्ट सब्सिडियरी, और इसको जनाब वाला इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसको चेयर करेंगे हिज एक्सीलेंसी यासिर अल रुमैयान, और सरप्राइजिंगली इसके जो सीईओ हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो ऑफिस है, वो दिया गया है टोनी डगलस को। जी हाँ, ये वही टोनी डगलस हैं जो कि इत्तेहाद एयरवेज के सीईओ रह चुके हैं। तो सीन कुछ इस तरह से है कि रियाद एयर जो है वो अपने ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट करेगी रियाद से। रियाद में इस वक़्त तकरीबन 4 टर्मिनल्स हैं, 3 या 4 टर्मिनल्स हैं, और एक 5वाँ एक्स्ट्रा टर्मिनल है जो कि डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए यूज़ होता है। रियाद एयर जो है दे आर एमिंग टू हैव वाइड बॉडीज़ एंड नैरो बॉडीज़ एज़ वेल, और इनिशियल फ़ेज़ में दे हैव अनाउंस्ड कि हम 100 डेस्टिनेशंस जो है वो कोशिश करेंगे सऊदीया से डायरेक्टली रियाद से कनेक्ट करने की। और ये एयरलाइन जो है वो रियाद में ही बेस्ड रहेगी, हब एंड स्पोक बिज़नेस मॉडल पे चलेगी, और ये जनाबे वाला एयरलाइन जो है वो रियाद से सारी दुनिया को कनेक्ट करेगी। एम इस एयरलाइन का यही है टू क्रिएट अराउंड मोर देन 200,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स। और क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है उसको तेल से आज़ाद करने की कोशिश है, जिसकी वजह से ये एक और इन्वेस्टमेंट है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की, जिससे वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्स करना चाहते हैं। अब सीन कुछ ऐसा है कि जो हमारी सऊदी एयरलाइन ऑलरेडी है, कहा ये जा रहा था कि हो सकता है सऊदी एयरलाइन जो ऑलरेडी चल रही है, उसी में से कुछ जहाज़ों को, शायद बोइंग 787s को, या कुछ एयरबस A320s को, या शायद कुछ A330 रीजनल्स को उसी के फ्लीट में से निकाल के ये एक नई एयरलाइन पैदा की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी इन चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं हैं ऑनलाइन, ना ही सरफ़ेस पे कोई और इस तरह की चीज़ें आई हैं। लेकिन ये बात हमें बड़ी अच्छी तरह पता चल गई है कि जो ये नई एयरलाइन है रियाद एयर, it's going to be a $30 billion इन्वेस्टमेंट इन सऊदीयाज़ एविएशन मार्केट। इस वक़्त सऊदीया में तकरीबन 3 एयरलाइंस, जो ऑफ़िशियल 3 एयरलाइंस हैं, वो उड़ रही हैं। एक तो सऊदी अरेबियन एयरलाइंस है, उसके अलावा फ्लाइनास और फ्लाई अडील है। इन तीनों के अलावा एक बड़ी खूबसूरत एयरलाइंस थी जो कि सऊदी गल्फ के नाम से थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड के दौरान वो जो है वो बेचारी बैंकरप्ट हो गई, एंड दे हैड टू शट देयर ऑपरेशंस। उसके बाद से लेकर कोविड जब आया था, उससे बाद से लेकर अब तक 3 एयरलाइंस ही ऑपरेट कर रही हैं। सऊदीया की जो एविएशन मार्केट है वो बहुत बड़ी है। डोमेस्टिक ट्रैफ़िक इज़ ह्यूज, क्योंकि सऊदी अरेबिया इटसेल्फ बहुत बड़ा है। तो सऊदी अरेबिया को पूरी तरह एक-दूसरे से कनेक्ट करने के लिए एविएशन इज़ द ओनली वे, बिकॉज़
ट्रेन का जो नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा अभी अवेलेबल नहीं है। कुछ ईस्टर्न प्रोविंस और सेंट्रल प्रोविंस और बुरेदा वाली साइड जो है, कसीम प्रोविंस, इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं, लेकिन एक मेजर हॉल जो है ना वो जिसकी कमी है, जो कि शायद 2025 के एंड तक जाके कंप्लीट होगी, जिसमें जद्दा से रियाद का जो ट्रेन प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा, और उसके बाद भी एक बहुत बड़ा हिस्सा सऊदीया का ऐसा है जो कि रेल नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, जिसमें आपका हफ़र अल बातिन, हाइल, गुरियात, तबूक, यम्बो, उसके बाद अगर आप साउथ में डाउन चले जाएँ, डाउन साउथ में आपका जीज़ान, नजरान, बाहा, अबहा, ख़मीस मशैत, ये सारे इलाके जो ऐसे हैं जो कि ट्रेन नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, और ख़मीस मशैत, अबहा, बाहा, ये सारे इलाके हैं भी पहाड़ी इलाके। तो यहाँ पर एविएशन का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप सऊदीया को फ़ॉलो करते हैं, सऊदीया की एविएशन मार्केट को फ़ॉलो करते हैं, तो आपने कुछ अर्सा पहले से, मतलब तकरीबन पिछले 10 साल में ये डेवलपमेंट्स देखी होंगी कि ताइफ के एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ़्लाइट्स आती हैं। पीआईए जो है वो कसीम में अब डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलाती है। और भी इस तरह की एयरलाइंस जो कि जिस तरह टर्किश एयरलाइंस है, कतर एयरवेज़ है, ये लोग छोटे-छोटे रीजनल एयरपोर्ट्स के ऊपर भी अपनी फ़्लाइट्स लेके आते हैं, बिकॉज़ जहाँ पर जो एविएशन मार्केट है, वो अच्छी खासी बड़ी है। अब ऐसा है कि इस सारी मार्केट को कैप्चर करने के लिए रिया जो है वो मैदान में आ रही है, और रिया कह रही है जनाब वाला कि हम जो हमारे पड़ोसी एयरलाइंस हैं, जिनमें आपकी कतर एयरवेज़ है, आपकी एमिरेट्स है, इत्तेहाद है, गल्फ एयर है, हम इन तमाम एयरलाइंस को जो है वो थोड़ा-सा वो देंगे, टफ़ टाइम देंगे, ताकि हम भी कुछ मार्केट का शेयर उठा सकें। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि कतर एयरवेज़, एमिरेट्स, इत्तेहाद, इन सारी एयरलाइंस की एक ख़ास बात है। इन सारी एयरलाइंस की एक ख़ास बात ये है कि ये स्टेट एयरलाइंस हैं। मतलब स्टेट ओन्ड तो हैं ही हैं, जिस तरह रिया भी स्टेट ओन्ड होगी, लेकिन ये स्टेट एयरलाइंस हैं। यानी कि इन्होंने फ्लाई करना है तो दोहा से, अगर कहीं जाना है तो दोहा से जाना है, और वापस आना है तो दोहा ही आना है। अब रियाद एयर को भी जो शुरुआत से जो मोहम्मद बिन सलमान प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनका जो आइडिया था वो यही था कि हम इसी तरह की एक हब एंड स्पोक बिज़नेस मॉडल की एक एयरलाइन लेके आएँगे। नाउ द प्रॉब्लम इज़, कोविड के बाद से अभी तक जो एयर ट्रैवल है वो उस तरह से वापस नहीं आया है। और दूसरी चीज़ ये कि सऊदी अरेबिया में जो पेनिट्रेशन है इंटरनेशनल ट्रैवलर की, वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से कतर एयरवेज़, एमिरेट्स में और इत्तेहाद में, और या दूसरी बाकी गल्फ एयरलाइंस में, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, अ, आई डोंट नो एंड आई डोंट रियली केयर अगर कोई इससे ऑफेंड होता है तो, बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट द इस्लामिक वैल्यूज़ एट एट दिस मोमेंट, मैं सीधी-सीधी बात करूँगा। वो यही है कि जो आपका ऑन बोर्ड अल्कोहल और ऑन बोर्ड जो आपका प्रोडक्ट है, उसका कॉम्पिटिशन है। सऊदी एयरलाइन, हालाँकि 2021 में उनको मोस्ट इम्प्रूव्ड एयरलाइन का अवार्ड तो मिला है, लेकिन कस्टमर सर्विस आज भी वैसी की वैसी है जैसी पहले थी। ऑन बोर्ड प्रोडक्ट में कोई इतना ख़ासा जो है ना फ़र्क नहीं है। डोमेस्टिक पे उसी तरह के वही पुराने जहाज़ हैं, इंटरनेशनल पे कुछ थोड़े बहुत बेहतर होते हैं, 787s अच्छे हैं, 777s अच्छे हैं। लेकिन वो जो मेजर एक चेंज जिसको आप कहते हैं ना, वो प्रोडक्ट में नज़र नहीं आया, और क्योंकि ऑन बोर्ड अल्कोहल अवेलेबल नहीं है, तो जो फॉरेन ट्रैवलर है, अब अगर तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अरेबियन हॉस्पिटैलिटी को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फिर तो शायद वो आए, या अगर तो फेयर कम्पेटिटिव हैं, तो फिर तो शायद वो आए। लेकिन जो एक कस्टमर बेस है, जो एक कस्टमर लॉयल्टी कतर एयरवेज़ ने अपनी क्रिएट की है पिछले 15 सालों में, आपकी एमिरेट्स एयरलाइन ने जो क्रिएट की है पिछले 30 सालों में, वो फिनोमिनल है, और उसको बीट करना फ़िलहाल इतना आसान नहीं है, बिकॉज़ इन सारी चीज़ों को करने के लिए वक़्त लगता है, और हाँ, ये कह सकते हैं कि आज लेट्स से अगर ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेट्स से अभी आज इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की है 2023 में, तो अगले 30 सालों में या 40 सालों में इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर वो देखते हैं, तो फिर तो शायद हो। लेकिन देन अगेन जो इनके कंपेटिटर्स हैं,
उस वक़्त वो कहाँ तक होंगे वो एक अलग बात है, क्योंकि उनकी भी फ़ोरकास्टिंग तगड़ी है, उनकी भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी तगड़े हैं, वो भी वक़्त के साथ-साथ अपने आप को बदलना जानते हैं। एयरबस और बोइंग उनके इशारों पे चलते हैं बिकॉज़ वो सबसे बड़े पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके जहाज़ों के। सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ये कॉम्पिटिशन और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली हैं, बिकॉज़ आपका जो रीजनल डायनामिक है एविएशन का, वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट होने वाला है। हमने देखा 2019 में सऊदी एयर शो हुआ, फिर उसके बाद बहरीन ने भी अपना एयर शो लॉन्च किया, कुवैत ने भी अपना एयर शो लॉन्च किया। आई एम जस्ट वंडरिंग कि किस दिन कतर का भी जो है ना दोहा एयर शो लॉन्च हो जाएगा। दुबई एयर शो हैड ऑलवेज़ बीन अ सक्सेस, इसके बारे में तो कोई शक ही नहीं है। इट्स द मोस्ट सक्सेसफुल एयर शो ऑन द प्लैनेट एवरी 2 इयर्स। होपफुली इस साल भी है, इंशाल्लाह 2023 में भी है। So this the thing is, Riyadh Air is going to be the new topic for the next few days for the aviation listeners and aviation peeps. The thing और दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट और मज़े की बात है वो ये है कि रियाद एयर के बारे में ये कहा जा रहा है कि रियाद एयर जो है वो भी ऑन बोर्ड अल्कोहल सर्व करेगी, और वो भी सारी चीज़ें जो ड्यूटी फ्री पे बाकी एयरपोर्ट्स पे मिलती हैं, वो रियाद में भी मिलेंगी। अब देखना ये है कि जो रियाद का एयरपोर्ट टर्मिनल है, क्या आया वो भी, क्योंकि ये जितनी एयरलाइंस है ना, एमिरेट्स है, कतर है, इत्तेहाद है, इन सब एयरलाइंस के जो एयरपोर्ट्स हैं, ये इन एयरलाइंस ने अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कराए हैं, स्पेशली कतर एयरवेज़ ने। एमिरेट्स का आप देख लें टर्मिनल 3 पूरा का पूरा एमिरेट्स के पास है। टर्मिनल 3 में कॉनकोर्स ए जो है वो सॉरी कॉनकोर्स ए या कॉनकोर्स सी जो है वो कंप्लीटली एयरबस ए380s के लिए सेपरेट, टोटली सेपरेट। और टर्मिनल 3 पूरा का पूरा एमिरेट्स के लिए है सेपरेटली, और उस पे कोई एयरलाइन नहीं आती। टर्मिनल 1 पे सारी फॉरेन एयरलाइंस आती हैं। टर्मिनल 2 के ऊपर आपकी फ्लाई दुबई और सस्ती एयरलाइंस आती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये भी कंसिडर होती हैं, और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक़्त रियाद में मौजूद नहीं है। अगले कुछ अरसे में बनना स्टार्ट हो जाए या बन जाए, तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसको बनने में भी 10-15 साल लगेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी 10-15 साल में जाके कंप्लीट हुई हैं। दुबई का जो एयरपोर्ट है डीएक्सबी इंटरनेशनल, वो इस तरह डीएक्सबी इंटरनेशनल नहीं बना जिस तरह आज हम इसे देख रहे हैं। इट वाज़ इन फेजेज़, और दुबई इज़ ऑलरेडी प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, जो कि वो अपने डीडब्ल्यूसी एयरपोर्ट को बना रहे हैं। वहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने ज़मीन अलॉट कर दी है, वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने प्लान जो है ना उसको एग्ज़ीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया है, वहाँ ऑलरेडी उन्होंने इन सारी चीज़ों को करना स्टार्ट कर दिया है। दोहा का जो एयरपोर्ट है, इट्स it's of we can say it's of the phenomenal capacity ऑलरेडी उसमें है, मज़ीद अगले 15-20 सालों के लिए, और उन्होंने ऑलरेडी उसी एयरपोर्ट में ज़मीन छोड़ी हुई है उसको एक्सपैंड करने के लिए भी। यानी कि मज़ीद 15-20 गेट्स वो और एक्सपैंड कर सकते हैं अगले आने वाले 20-30 सालों में, और उसको मज़ीद जो है ना उसकी कैपेसिटी एक्सपैंड कर सकते हैं, बिकॉज़ इट्स अ ह्यूज एयरपोर्ट विद द लॉन्गेस्ट रनवेज इन द मिडल ईस्ट। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बीट हो सकता था, अगर ये सब जद्दा से किया जाता, क्योंकि जद्दा का जो एयरपोर्ट अभी आपने नया बनाया है वो समवट इन सारी चीज़ों को मैच करता है। लेकिन रियाद में ये सारी चीज़ें करना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है इसके पीछे कोई मसलियत हो सकता है आने वाले वक़्त में जो है ना, हमने सुना था, आई एम नॉट श्योर इस बारे में, मुझे ज़्यादा डिटेल्स मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने ये सुना ज़रूर था कि रियाद में किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जो अभी का जो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी जो रियाद का है, उसके एडजेसेंट एक और एयरपोर्ट बनेगा जिसको किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाएगा, और ये रियाद एयर जो होगी वो शायद वहां से ऑपरेट करेगी, यानी कि इसी एयरलाइन का बकायदा अपना अलग से एयरपोर्ट। अब मुझे ना तो गूगल मैप्स के ऊपर जाके अगर मैं जाता हूँ रियाद के एयरपोर्ट के एडजेसेंट आसपास, तो ना तो मुझे कोई कंस्ट्रक्शन नज़र आती है, ना ही मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है रियाद के आसपास जहाँ पर मैं ये देखूँ कि कोई बहुत ही फिनोमिनल किस्म की मेजर चेंजेस आने वाले हैं एयरपोर्ट के अंदर, जो कि बाद में जाके इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर को कम्पीट करेंगे। सो ये कहना थोड़ा-सा जो है ना मुश्किल है कि अभी इस वक़्त जो है ना वो रियाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दोहा और दुबई को कम्पीट कर सकेगा।
अब या तो जो है ना रियाद एयर बिल्कुल एप्पल वाली स्ट्रैटेजी अपना ले कि वो ये भूल ही जाए कि दुनिया में और कोई कंपेटिटर है अभी, बस वो यही समझेंगे बस हम हैं। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, और जो मेरे दिल की बात है वो ये है कि कि जो इसके सीईओ हैं टोनी डगलस, जो जिनके बारे में बड़े स्कैंडल्स मशहूर हुए थे और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जी उन्होंने इत्तेहाद एयरवेज़ को डुबोया है। रियाद एयर से जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रही है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, और जो हिज एक्सेलेंसी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दे आर सम एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल रिजल्ट्स, जो कि आने वाले वक्त में टोनी डगलस साहब के लिए शायद मुश्किल क्रिएट करें, बिकॉज दीज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिलीवर, बिकॉज आप एक ऐसी चीज़ बनाना चाह रहे हैं जो कि अगर आप अगर मैं ये कहूँ कि किसी जिन को बोले कि भाई तुम मुझे इस तरह की एक एयरलाइन बना के दे दो रातों-रात, तो वो भी बोले कि भाई नहीं सॉरी माफ़ करो भाई ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो रीजनल कंपेटिटर्स हैं उन्होंने एक अरसा लगाया है जिस मुकाम पे वो आज हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा अरसा लगाया है वहाँ तक पहुँचने में। कतर एयरवेज़ जो है वो पता नहीं और दुनिया में कितनी एयरलाइंस में इन्वेस्टर है। कतर एयरवेज़ के पता नहीं और कितने प्रोजेक्ट्स हैं। एयरपोर्ट्स में उनके कतर के शेयर्स हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट में कतर के शेयर्स हैं। So Qatar is like a strong competitor in the region. अब आगे चल के क्या-क्या देखने को नज़र आता है, कैसे-कैसे देखने को नज़र आता है, इन सारी बातों के लिए तो हमें थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक अगर हम आ गए हैं और अगर आप तक अभी अभी तक ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो थोड़ी-सी और मज़ीद बात कर लेते हैं कि यार ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन इन सब में पाकिस्तान कहाँ आता है? क्या रियाद एयर कभी पाकिस्तान भी ट्रैवल करेगी? हो सकता है करे, हो सकता है ना करे। हो सकता है कि ये सिर्फ़ एक्सोटिक डेस्टिनेशंस पे जाए, हो सकता है ये सिर्फ़ जो है ना यूरोप और मिडल ईस्ट में और अफ्रीका में और अमेरिका में करे, फ़ार ईस्ट में करे। ये जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑलरेडी सऊदी एयरलाइन का बड़ा मार्केट शेयर है, यहाँ पर शायद ये लोग ना करें। सऊदी एयरलाइन का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ ऑफ द सऊदी एयरलाइन्स फेयर्स एंड देयर रेट्स, कार्गो में भी और जो पैसेंजर ट्रैफ़िक है उसमें भी जो सऊदी एयरलाइन्स के जो रेट्स होते हैं, जो फेयर्स होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली कम्पेटिटिव। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, इट्स ऑल गुड, लेकिन घूम फिर के बात फिर वहीं आ जाती है कि यार आपके पास एक ऑलरेडी खड़ी एयरलाइन है सऊदी एयरलाइन। उसमें उसके लिए आपके पास एक डेडिकेटेड एयरपोर्ट भी आ गया है। आपके पास एक बहुत बड़ा कह लें कि ऑफ कोर्स इट्स बिगर देन द दोहाज़ एयरपोर्ट बट नॉट बिगर देन द दुबईज़ एयरपोर्ट, बट जद्दा का एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। आप उस एसेट को क्यों नहीं यूज़ कर रहे कंप्लीटली और फुल कैपेसिटी के ऊपर, और उसके साथ-साथ आप एक और एसेट की बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपने पैसे उड़ाने हैं तो ठीक है, लेकिन एक साथ इतनी जगहों पे 360 डिग्री में अगर आप अपने पैसे उड़ा रहे हैं और फिर आपको उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिलता बिकॉज़ आपके आस-पास कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको कॉम्पिटिशन जो है वो जीतने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी, और फिर आप ये कहते हैं कि जी हम सऊदाइज़ेशन ही करेंगे, सबसे ज़्यादा नौकरियाँ हम सऊदियों को ही देंगे। Everybody knows that the mentality and the work ethics, although I will not generalize it with everyone. I have seen a lot of extremely professional Saudis जिनके साथ मैंने काम किया है। लेकिन जो जनरल यूथ है, जो नॉर्मल कह लें कि माइंडसेट है, वो यही है कि भाई बस 9 से 5 काम करना है, उसके बाद बस छुट्टी है, ठीक है? चाहे आप सरकारी हैं या नहीं हैं। सो या a lot of, you know, unrealistic ambitions which I see, but still I can be wrong because these minds are absolutely great minds planning all these things, and they have the money, they have the power to do all these things. So maybe I will be wrong, but these are my forecasts because जो मैं समझता हूँ इस तरह की एक और मज़ीद एयरलाइन की जो है ना रीजन में ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और इतना ज़्यादा जब आप सीटिंग कैपेसिटी डंप कर देते हैं किसी मार्केट में, तो बाकी लोगों का भी नुकसान करते हैं बिकॉज़ जब डिमांड्स हर चीज़ जो है ना वो डिमांड और सप्लाई से चलती है। जब
डिमांड और सप्लाई साथ-साथ चलते हैं तो मार्केट जो है ना वो स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ करती है। जब सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर भी मार्केट कोलैप्स है, बिकॉज़ जो प्राइसिंग है वो अफोर्डेबल नहीं रहती। और जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और डिमांड बहुत कम रहती है, तो मार्केट की ग्रोथ जो है ना वो एक्सट्रीमली हद तक स्लो हो जाती है। बाकी जितने जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी होती हैं, बिकॉज़ एक प्राइस वॉर चल रही होती है। और क्योंकि जब मार्केट में स कैपेसिटी आपने एकदम डंप कर दी और इतनी डिमांड नहीं थी आपके पास, तो अब आपके लिए भी वो सीटें बेचना मुश्किल है, क्योंकि अब इतने लोग ही नहीं हैं, आप मुफ्त में भी सीटें दे रहे हैं, तो फिर भी जो है ना आपके जहाज़ पूरे नहीं हो रहे। सो दीज़ आर गोइंग टू बी डेस्परेट टाइम्स, दिस इज़ व्हाट आई सी। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की एक मज़ीद एयरलाइन की ज़रूरत है रीजन में, बट वी कैन सी इफ इफ समथिंग हैपेंस इन द नियर फ्यूचर। अगली पॉडकास्ट तक के लिए बिलाल को इजाज़त दीजिए, कोशिश करेंगे अगले हफ्ते मज़ीद किसी एविएशन के टॉपिक पे बातचीत करें। आप लोगों के लिए मेरे पास एक कह लें कि टीज़र है, वो ये है कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ और वो प्लान मैं ये कर रहा हूँ कि जो मैं अपनी एविएशन गीक्स पे वीडियो बनाता था, मैं एविएशन गीक्स के लिए कुछ प्लान्स कंप्लीटली डिफरेंट हो चुके हैं, आपको आने वाले दिनों में नज़र आएँगे। जो वीडियोज़ मैं एविएशन गीक्स पे बनाता था, नो एविएशन हो गई या टाइम्स ऑफ एयरलाइन्स हो गई, आई एम थिंकिंग टू शिफ्ट ऑल दोज़ वीडियोज़ टू दिस चैनल। और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको नो एविएशन और बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको मेरे इसी चैनल पे नज़र आएँ, अलोंगसाइड द सऊदी गाइड्स एंड अलोंगसाइड द एविएशन आवर पॉडकास्ट। अगली पॉडकास्ट तक के लिए बिलाल को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।